करने जा रहे हैं AB2 टाइप एंड A2B टाइप स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं AB2 टाइप स्ट्रक्चर को। इसमें क्या होता है, कैल्शियम फ्लोराइड, हम एग्जांपल एक इसका लेके चलते हैं तभी हम इसको अच्छे से समझा पाएंगे। तो सबसे पहले कैटायन टू एनायन जो रेशो होता है इसका होता है 1/2, मतलब कैटायन 1 होता है और एनायन जो है वो 2 होता है। ऑल्सो कोल्ड इसको कहते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। जो है इसमें FCC होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, पैकिंग वो कौन बनाता है, इसमें कैटायन बनाता है। हमारी पैकिंग जो कॉर्नर पे होता है, फेस सेंटर पे होता है। तो टोटल मिला के Ca2 प्लस कैटायन जो है अब की बार पैकिंग कर रहा है वो पर यूनिट सेल कितना है, पर यूनिट सेल है Ca2 प्लस 4 हमारा, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं फ्लोराइड आयन पे। फ्लोराइड आयन जो है वो टेट्राहेड्रल में पाया जाएगा अब की बार, और एनायन जो है वो हमारे हो जाएंगे 8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितने होते हैं 2 × Z, और FCC है तो हमारा Z तो हो गया 4। इस तरह से हमारे टेट्राहेड्रल जो है वो 8 हो गए। तो इस तरह से हमारे F माइनस फ्लोराइड आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे 8, क्योंकि जितने हमारे टेट्राहेड्रल हैं उतने ही हमारे होंगे फ्लोराइड। हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca+ और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F-। Ca+ का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, मतलब Ca2+ को 4 फ्लोराइड आयन आपस में टच करेंगे, और इसका 8 होने का मतलब है कि एक Ca+ अपनी तरफ टच करेंगे, ठीक है। और CaF2 का यूनिट सेल, एक क्रिस्टल पर यूनिट सेल कितना है 4, एक यूनिट सेल में 4 क्रिस्टल होंगे CaF2 के, ठीक है। इस F पॉइंट का ये मतलब है। एग्जांपल क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड, जिसके वजह से मैंने आपको सारा समझाया। दूसरा है स्ट्रोंटियम फ्लोराइड, और तीसरा है कैडमियम फ्लोराइड। तो अब हम देखते हैं A2B टाइप स्ट्रक्चर करने वाले हैं। A2B टाइप स्ट्रक्चर की ये क्या होता है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसका नाम दूसरा है, मतलब इसमें फ्लोराइड नहीं होता है। इसमें कैटायन टू एनायन रेशो क्या होता है 2:1। इसमें मैंने समझाने के लिए एग्जांपल लिया है सोडियम ऑक्साइड का। तो इसमें हम पैकिंग देखते हैं, पैकिंग कौन करता है, पैकिंग इसमें इस केस में हमारा एनायन करता है O2-, जो पैकिंग होती है FCC या CCP। अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों अलग हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम है। FCC फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, CCP मतलब क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग, मतलब इसमें जो पैकिंग होती है बिल्कुल क्लोज होती है, क्योंकि उसमें कॉर्नर पे भी आ जाते हैं, बीच में भी आ जाते हैं, तो एटम जो है बिल्कुल क्लोज होते हैं एक दूसरे के। कॉर्नर पे एक एटम होगा, फेस सेंटर पे 3 एटम होंगे। क्यों होंगे ये सब आपको पता है, आपने मेरी अब तक की पिछली वीडियो भी देखी है। तो 4 आएंगे इस पे हमारे O-, तो O2- पर यूनिट सेल कितने आ रहे हैं हमारे 4, ठीक है। एनायन जो है पर यूनिट सेल हमारे आ रहे हैं 4, और अब Na2+ जो है कैटायन है उस वो होगा अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर। तो बॉडी डायगोनल कितने हैं हमारे 4, और हमारे एक बॉडी डायगोनल पे होते हैं 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टोटल मिला के तो Na+ कितने हो गए 8 से Na+ यूनिट सेल जो पर यूनिट सेल क्या आ रहा है हमारा 8। Na2O के 4 ही क्रिस्टल हैं जो एक यूनिट सेल के अंदर आ पा रहे हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na2+, मतलब एक Na2+ को कितने हमारे O2- ने टच कर रखा है, तो 4 O2- ने एक Na2+ को टच कर रखा है। और हम देखते हैं कि एक O2+ को कितने Na+ ने टच कर रखा है, एक O2+ को 8 और 8 Na। इसके कुछ एग्जाम्पल है लिथियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। अब हम देखते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो डिफेक्ट इन सॉलिड होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो वेल अरेंज्ड होते हैं, जिनके अंदर पूरा डिसिप्लिन होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक वो अरेंज होते हैं। तो देखिए इसमें डिफेक्ट आता कैसे, ये बिल्कुल लाइन बाई लाइन, लेयर बाई लेयर अरेंज्ड है। तो पहली लेयर में 4 है, लास्ट वाली लेयर में 4 है, लेकिन बीच वाली लेयर्स में से किसी डिफेक्ट के कारण एक जो एटम है वो हमारा चला गया है कहीं इससे हट के दूसरी जगह कभी यहाँ लग गया हो। तो कुछ डिफेक्ट के कारण जो ये हमारा एटम है यहाँ से हट के चला गया है कहीं और निकल के सिस्टम में से। तो इस अरेंजमेंट में से यहाँ से एक एटम गायब है, तो वो हमारा होता है डिफेक्ट का रिजल्ट, कि डिफेक्ट आ गया हमारे सॉलिड्स में किसी भी रीजन की वजह से। तो हमारे डिफेक्ट इन सॉलिड भी 2 तरह के होते हैं, डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट क्या होता है कि सिस्टम में से, अरेंजमेंट में से एक एटम डिफेक्टिव हो जाए, तो वो डिफेक्ट मतलब एक एटम इधर उधर हो जाए, ठीक है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो हम देखते हैं एटॉमिक डिफेक्ट के 3 डिफेक्ट होते हैं, पहला स्टोकियोमेट्रिक, दूसरा नॉन स्टोकियोमेट्रिक, तीसरा इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट मतलब उसमें कुछ इंप्योरिटी आ गई तो यहाँ से अरेंजमेंट जो है वो बिगड़ गया। और जो हमारा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसमें भी 4 तरह के डिफेक्ट होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। ऐसे हमारे नॉन स्टोकियोमेट्रिक में भी 2 तरह के होते हैं, मेटल एक्सिस हो जाता है और मेटल डेफिशिएंसी। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, अब इन सब के बारे में हम इसी वीडियो में डिटेल से पढ़ते हैं। हम देखते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहले वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट।
इन दो को पहले देखते हैं। तो हमने इस तरह के चार्ट बनाए हैं, इसी में हम आगे पढ़ेंगे शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट। उससे पहले हम देख लेते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को। वो जितने भी चार तरफ के स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। कि वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, व्हेन इन आयनिक सॉलिड सम ऑफ द लैटिस आर वैकेंट। ठीक है, जो आयनिक सॉलिड होते हैं उसमें जब हमारा जो लैटिस जो है वो बिगड़ जाता है तो हमारा जो एक एटम है वो वहां से हट जाता है। वो कैसे होता है, नॉन आयनिक सॉलिड होते हैं ये। और इसमें डेंसिटी भी बात करेंगे हम, डेंसिटी की जो डेंसिटी है हमारी यूनिट सेल, जो उसमें लैटिस की जो डेंसिटी है, सॉलिड की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी या फिर एक जैसी रहेगी। तो इसमें क्या होता है, लैटिस जो है वो चेंज हो जाती है इसमें किसी डिफेक्ट की वजह से, वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से इसमें लैटिस जो है वो चेंज हो जाती है, वैकेंट हो जाती है हमारी जो लैटिस है। एक ये देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा ये चार की लेयर चल रही है, यहाँ पे हमारा एक एटम जो है ये हमारा वैकेंट हो गया, इसका जो लैटिस है वो बिगड़ गया है डिफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे जो हमारा ये एटम है ये हमारा गायब, यहाँ से निकल चुका है, डिसअरेंज हो चुका है, मतलब यहाँ से अरेंजमेंट इसका निकल चुका है। तो इसमें से जब निकला है तो डेंसिटी जो है इसकी कम हुई है पहले के ऑर्डर में। ठीक है, वैसे डिक्रीज होगी कि एक चीज निकली है, कोई चीज बड़ी नहीं है। दूसरा देखते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें क्या है, सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम अकर इन इंटरस्टिशियल साइट्स इन लैटिस। मतलब इसमें जो है एटम जो है वो कहीं जाता नहीं है पर अपनी एक जगह से निकल के यहाँ आता है एटम, तो हमारा पूरा होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बिल्कुल एकदम रेंज में चलता है। और ये होते हैं नॉन आयनिक सॉलिड होते हैं, अभी इनकी जो डेंसिटी है वो सेम रहती है। क्यों, एक जो हमारा ये एटम है ये वहां से निकल के ये नीचे यहाँ पे लाइन में आके लग गया है, तो उसने अपनी जगह चेंज कर ली है और है भी वो क्रिस्टलाइन क्रिस्टल के अंदर ही। तो इस तरह से हमारे वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों ही नॉन आयनिक सॉलिड में आते हैं। और एक की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि उसमें से एक एटम हट जाता है, दूसरे में एटम हट तो जाता है लेकिन फिर वहीं पे कहीं ना कहीं उसी क्रिस्टल में अरेंज हो जाता है। देखते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमूव फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस से जब हम इक्वल नंबर ऑफ एनायन, मतलब जितने कैटायन और जितने एनायन हमें इक्वल नंबर के हों, अगर हम रिमूव करें क्रिस्टल लैटिस से, तो वो रिमूव हम नहीं करें, रिमूव हो जाए क्रिस्टल लैटिस से इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन, तो वो होता है हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट। ये हमारा आयनिक सॉलिड होता है, ये हमारा आयनिक सॉलिड के अंदर होता है और आयनिक सॉलिड कंपाउंड्स के अंदर होता है। और डिक्रीज होती है इसमें डेंसिटी, क्योंकि हमारा कैटायन एनायन इक्वल नंबर के एक एक ही हो पर डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब वहां से हट जाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने प्लस माइनस के कैटायन एनायन अरेंजमेंट है, तो यहाँ से हमारा एक गायब हो गया है और एक हमारे यहाँ से गायब हो गया, एक एनायन गायब हो गया, एक कैटायन गायब हो गया। जब दो इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन गायब हो जाते हैं डिफेक्ट के कारण, तो उसे कहते हैं हम शॉर्ट की डिफेक्ट। इसमें हमारा जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि क्रिस्टल लैटिस में से कुछ निकला है। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, व्हेन वन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड ऑफ लैटिस। मतलब होता तो ये भी आयनिक सॉलिड के अंदर है, इसमें डेंसिटी सेम रहती है क्योंकि कोई भी एनायन या एक कैटायन या फिर एक एनायन अपनी जगह से निकल के रहता क्रिस्टल लैटिस के अंदर, ये पर कहीं और अरेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा था, लेकिन इसने सीरीज तोड़ के यहाँ से माइनस का एनायन जो है वो हट के नीचे आ गया है, लेकिन अब भी हमारा लैटिस के अंदर ही है, ये कहीं बाहर नहीं गया है, तो इसमें डेंसिटी जो है वो सेम रहती है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, एक एनायन या कैटायन निकल जाता है लेकिन वो रहता उसके अंदर ही है, लेकिन वो रहता हमारे अरेंजमेंट क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही है। और शॉर्ट की डिफेक्ट में कैटायन सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमूव हो जाते हैं क्रिस्टल लैटिस से, और डेंसिटी जो है वो शॉर्ट की डिफेक्ट में डिक्रीज होती है, फ्रैंकल डिफेक्ट में सेम रहती है। हम देख लेते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस। 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि ये जो डिफेक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, पहला है साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में साइज ऑफ कैटायन जो होता है वो सिमिलर होता है, मतलब सेम सा होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, साइज ऑफ एनायन जो है बहुत ज्यादा बड़ा होता है साइज ऑफ कैटायन से। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हाई और फ्रैंकल डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है लो। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। NaCl, KCl, KBr और कैल्शियम क्लोराइड जैसे एग्जांपल आते हैं हमारे शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर। और फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जांपल है AgCl, एडजर्नस। ठीक है, लेकिन इन सब में आपको एक बात याद रखनी है, AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो दोनों इफेक्ट में ही पाया जाता है।
तो इस अगर आपसे सिंपल शॉर्ट के डिफेक्ट में पूछे तो आप तब भी AgBr एग्जांपल में लिख सकते हैं, और फ्रेंकल डिफेक्ट में पूछे तब भी आप AgBr एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया शॉर्ट के एंड फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, कैटायन टू एनायन रेशियो जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब जैसे हमारा कैटायन और एनायन का रेशियो है 100/100:100, ठीक है, तो वो तो हो गया हमारा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये हमारा डिफाइंड है। लेकिन जब हमारा रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए कैटायन टू एनायन रेशियो 99:100, तो जब ऐसे रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है तो हम उसे कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसकी जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन रहती है कंपाउंड की। और हम देखते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम एन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से भी रिप्रेजेंट करेंगे, NSD से भी करेंगे। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी, ठीक है। मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी में दोनों ही जगह हमारा कैटायन का खेल है। मतलब यहाँ पे कैटायन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यहाँ पे कैटायन का एक्सेस हो जाएगा, कैटायन ज्यादा हो जाएगा। अब कैटायन ज्यादा हो जाएगा, उसमें भी हमारे दो डिफेक्ट हैं, एनायन वैकेंसी और इंटरस्टिशियल कैटायन डिफेक्ट। तो हम देखते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट में सबसे पहले एनायन वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब इसमें जो एनायन है उसकी कमी हो जाती है, उसकी वैकेंसी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं NaCl का एक क्रिस्टल सिस्टम रखा है, Na+Cl-, Na+Cl-, इस तरह से करके 3 लेयर है, ठीक है। तो हमने अब क्या करा, हमने Na+ का वेपर फॉर्म यहाँ से पास कराया, वेपर फॉर्म यहाँ से पास कराया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मेटल एक्सिस। मेटल हमने एक्सिस कर दिया, Na+ का हमने वेपर फॉर्म पास कराया। तो Na+ का जब वेपर फॉर्म पास कराया इस क्रिस्टल से, तो इस सोल्ट से, NaCl सोल्ट है खाने वाला, उससे जब हमने Na+ का वेपर फॉर्म पास कराया तो एक क्लोरीन माइनस जो है वो यहाँ से निकल के Na+ के साथ चला गया, निकल के Cl- से निकल के यहाँ से Na+ के साथ चला गया। तो जहाँ से वो निकला वहां पे बच गई खाली जगह, अगर वहां पे खाली जगह बची उसको कहते हैं F सेंटर, ठीक है। जब हमने वेपर फॉर्म में पास करा NaCl, उसके साथ एक Cl- चला गया, एक एनायन चला गया, इसलिए कहते हैं एनायन वैकेंसी कि Na+ की वजह से एक एनायन चला गया। तो जो चला, जहां पे चला गया वहां पे जगह खाली है, उसको कहते हैं F सेंटर, जहां से वो Cl- गया है। डिफेक्ट से पहले हमारा NaCl का रेशियो क्या था, 6:6। डिफेक्ट के बाद क्या हो गया, 6:5 हो गया हमारा Na और Cl का रेशियो, क्योंकि हमारा जो एक क्लोरीन है वो चला गया। कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो Na+ का जो रेशो था वो तो बिगड़ गया है। तो इसमें अब क्या हो गया, इसमें Na+ जो है वो ज्यादा हो गया, क्लोरीन माइनस जो है वो एक कम हो गया है। तो इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसमें बढ़ जाता है। क्योंकि अगर हमारे सेम रहते हैं एनायन और कैटायन तो पैरामैग्नेटिक नहीं डायमैग्नेटिक बिहेवियर होता है। लेकिन अब हमारे जो रेशो है वो चेंज हो चुका है 6:5, तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो भी इंक्रीज होता है। ये आपको पता होगा, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, क्लास 11th में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस डिफेक्ट के बारे में कि इस डिफेक्ट के कारण जो क्रिस्टल है वो कलर्ड हो जाता है। जैसे NaCl जो है वो व्हाइट होता है, सबको पता है, वो येलो हो जाता है। KCl जो है वो वॉयलेट हो जाता है। LaCl जो है वो पिंक हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्म होता है F सेंटर, जो कि क्रिस्टल को कलर्ड बना देता है। इंटरस्टिशियल कैटायन डिफेक्ट, इसमें क्या होता है, ZnO जैसे कंपाउंड होते हैं उसमें Zn2+ जो कैटायन है वो बहुत ज्यादा स्मॉल साइज का होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे Zn2+ O2- अच्छे से अरेंज है क्रिस्टल के अंदर। बिफोर डिफेक्ट क्या होता है, 6:6 होता है इनका रेशो, कैटायन टू एनायन रेशो जो होता है 6:6 होता है बिफोर डिफेक्ट। आफ्टर डिफेक्ट में होता क्या है, कहीं से Zn2+ हमारे क्रिस्टल के अंदर आ जाता है, तो इसमें डेफिशिएंसी तो होती नहीं है, एक्सिस हो जाता है कैटायन का, उसी को कहते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। इसमें भी मेटल एक्सिस डिफेक्ट देखने को मिलता है, उसी का एक टाइप है। तो इसमें आफ्टर डिफेक्ट क्या होता है, जो रेशो है वो 6:7 हो जाता है ऑक्सीजन और जिंक का, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है बढ़ जाती है कंपाउंड की, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। और कलर्ड ड्यू टू, ये जो कंपाउंड है ये भी इस केस में भी हमारा कलर्ड हो जाता है क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है जो इसे एक कलर प्रोवाइड करता है। इस केस में ZnS जो है वो येलो हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है, मेटल जिनकी वेरिएबल वैलेंसी हो उनके अंदर देखने को मिलता है ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो जैसे देखिए Fe, आयरन के केस में देखते हैं, आयरन के दो वेरिएबल बैलेंसी के हिसाब से दो हमें मिलते हैं कैटायन आयरन के, Fe2+ एंड Fe3+।
तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं Fe2 प्लस प्लस और O माइनस 2, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक क्रिस्टल बनाया है, उसमें हमने Fe2 प्लस और O2 माइनस के हमने अरेंजमेंट की है। तो इसमें देखते हैं हमारा बिफोर डिफेक्ट क्या है, हमारा Fe और O का रेशो 6:6, मतलब 6 Fe2 प्लस है, 6 O2 माइनस है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें हमने इस डिफेक्ट में कुछ आपको खास देखने को मिलेगा, प्लीज ध्यान से देखिए। Fe2 प्लस जो है, हमने 3 Fe2 प्लस बाहर निकाल लिए, 3 Fe2 प्लस हमने क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकाल लिए, और Fe को बैलेंस करने के लिए 2 Fe3 प्लस अंदर डाल दिए। तो टोटल Fe3 प्लस कितने डाले हमने, 2 डाले। निकाले कितने Fe2 प्लस, निकाले हमने 3। लेकिन हमारा जो Fe का चार्ज है वो तो हमारा बैलेंस है, बताओ कैसे। इसमें तो कितना चार्ज है Fe का +6 चार्ज जो है वो बाहर निकला है, और +6 चार्ज ही अंदर गिरा है, क्योंकि +3 के 2 है तो +6 चार्ज ही अंदर गिरा है और +6 चार्ज ही बाहर निकला है। तो इस वजह से हमारा जो क्रिस्टल लैटिस है ये तो बैलेंस है, इसमें चार्ज तो बैलेंस है Fe और O के बीच में, पर हमारा जो नंबर ऑफ Fe एंड O है वो तो कम हो गया, क्योंकि 3 निकल गए, 6 में से 3 निकल गए, बचे 3, हमने डाले कितने, 2 ही डाले Fe3 प्लस। तो हमारा रेशो क्या बन गया है, 5:6। तो इस तरह से हमारे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, इसमें हमारा जो मेटल है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है F5:6 हो गया है। मेटल उसने चार्ज तो बैलेंस कर लिया कैटायन और एनायन का, लेकिन जो नंबर ऑफ मेटल्स, नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस है वो उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, उसमें कैटायन की डेफिशिएंसी हो गई है। अब हम देखते हैं आयन का रेशो, Fe2 प्लस Fe3 प्लस और O-2 का रेशो है 3:2 3:6। मतलब ऑक्सीजन तो जैसे जितने पहले थे 6 उतने ही 6 रह गए, लेकिन Fe के साथ इसमें गड़बड़ी करी गई, 3 Fe निकाल लिए गए, 3 Fe2 प्लस निकाल लिए गए और 2 Fe3 प्लस लगा दिए गए, ताकि हमारा चार्ज तो बैलेंस हो जाए, चार्ज बैलेंस हो जाए कैटायन और एनायन का, लेकिन नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो है उसकी वजह से रेशो जो है वो डिफरेंट आ गया। तो ये था हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा है हमसे, कंपाउंड है Fe0.96O, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, इसमें हमसे पूछा है फाइंड Fe3 प्लस और Fe2 प्लस का रेशो पूछा है, और हमसे पूछा है परसेंटेज बताओ Fe3 प्लस और Fe2 प्लस। देखते हैं हमें कैसे कैसे निकालना है। हमने क्या करा है, जो कंपाउंड दिया था हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 100 गुना बढ़ा दिया, तो F96 हो गया, पॉइंट था वो 96 में आ गया, ऑक्सीजन हो गया हमारा 100, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो F96 है इसमें से ही हमारे Fe3 प्लस और Fe2 प्लस निकलेंगे, तो हमने Fe2 प्लस को एक्सलेट कर लिया, आप Fe3 प्लस को भी एक्सलेट कर सकते हैं। और Fe3 प्लस क्या हो गया, फिर 96 माइनस x, उसमें से x इतने निकाल दो तो इतने Fe3 प्लस बचेंगे। और आप एक बात याद रखिए, नेगेटिव चार्ज जो है वो -200 है, वो कैसे, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है -2, ठीक है, यहाँ पे सिंपल में -2 होगा। जब हमने उसे 100 गुना कर दिया, 100 गुना कर दिया तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ गया, -200। और मैंने आपको बताया था कि इस केस मेटल डेफिशिएंसी वाले केस में चार्ज जो है वो बैलेंस रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, +200 हो गया, क्योंकि चार्ज हमेशा बैलेंस करके रखते हैं, जितने कम होते हैं उतने ही कैटायन का चार्ज बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे +3 वाले कितने हो गए, 96 माइनस x, ठीक है, +3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कर दिया +2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि +2 वाले हैं। चार्ज के लिए चार्ज बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हो गया +2 चार्ज, और इसके कितने हैं Fe2 प्लस के कितने, नंबर ऑफ Fe2 प्लस कितने हैं x, और चार्ज कितना है Fe2 प्लस पे 2, और Fe3 प्लस पे चार्ज कितना है 3 +3, और कितने हैं Fe3 प्लस के आयन 96 माइनस x। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन के आई 288 माइनस 3x, इसको 3 को अंदर इंटू कर दिया, ये हो गया 2x, 200 नीचे उतर के आ गए, पॉजिटिव है 200, पॉजिटिव चार्ज वाले केस में हमने रखा है। तो यहाँ पे हमारा x क्या आ रहा है 88, मतलब हमारे टोटल Fe2 प्लस कितना आ रहे हैं 88, और इसी तरह से हमने 96 से माइनस कर लिया 88, तो हमारा Fe3 प्लस, नंबर ऑफ Fe3 प्लस कितने आ रहे हैं 8। तो अब हमने रेशो निकाला Fe3 प्लस एंड F2 प्लस का, तो वो कितना है 8/88, रेशो रख के आया था हमारा है 1/11। अब हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस एंड परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस। तो देखिए परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस कैसे निकलेगा, जितने थे Fe3 प्लस बाय टोटल इंटू 100, ठीक है। तो इस तरह से निकल जाएगा Fe3 प्लस का परसेंटेज, Fe2 प्लस का परसेंटेज कितने निकलेगा, कितने थे Fe2 प्लस 88 थे, और अपॉन 96, मतलब टोटल कितने हैं Fe प्लस, मतलब टोटल F कितने, Fe की टोटल Fe कितने हैं 96 इंटू 100, ठीक है। तो इस तरह से हमारे निकल जाएंगे परसेंटेज ऑफ Fe3 प्लस एंड Fe2 प्लस। आई होप आपको ये निकालना आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो प्लीज प्रैक्टिस मोर, आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एनसीईआरटी उठाइए, 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर आपकी इनकी प्रैक्टिस तो हो जाएगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस अब आज के लिए थैंक यू मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।